हेलो क्लास 11th। हम पढ़ रहे थे मियां नसीरुद्दीन। तो मियां नसीरुद्दीन में पढ़ते समय हमने अभी तक जाना कि मियां साहब जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पत्रकार के सामने, लेखिका के सामने, और जब वो बादशाह सलामत का नाम नहीं बता पाते हैं तो वह इधर उधर कन्नी काटने लगते हैं, बीच में उसकी लेखिका की बात को काटने लगते हैं। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो अपनी बात जो है लेखिका से आधी अधूरी छोड़ के, कि वो जो भी अब पूछती हैं कि भाई बादशाह सलामत कौन थे, उनका नाम क्या था, क्या बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी चिराग रहे हैं, क्या वो बादशाह। तो मियाँ साहब कहते हैं कि आपको कौन सा डाक खाने में भेजना है चिट्ठी पत्री, आप वही समझ लो, उन्हीं का नाम समझ लो, बहादुर शाह जफ़र का नाम। यानी कि वो बादशाह का नाम नहीं बता पाते हैं और अब क्या होता है, वो कन्नी काटते हैं। वो कहते हैं वो अब एक अपने कारीगर को दूसरा काम सौंपने का काम करते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। वो कहते हैं भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। फिर आगे यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो अपने कारीगर और कौन होंगे। मतलब वो ये बताते हैं लेखिका के पूछने पे कि यह बब्बन मियाँ कौन है, वह उनके कारीगर हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि मन में आया पूछ लूँ, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख मजमून न छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। लेखिका जो है वो कहती हैं कि मैं अभी उनसे सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि वो नान भाइयों के मसीहा कहे जाते हैं, तो वो उनसे और सवाल पूछना चाहती थी, पर वो उनसे कोई सवाल पूछ नहीं पाती हैं। क्योंकि वो उनको मियाँ साहब के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ यानी कि आंधी तूफान आने के आसार नज़र आते हैं। अब आप सोचेंगे कि चेहरे पर आंधी तूफान, तो चेहरे पर आंधी तूफान का तात्पर्य है कि हो सकता है वो कहीं लेखिका के ऊपर ही भड़क न जाएं, वो उनसे कहीं ऊंची आवाज़ में बात न करने लग जाएं, या ऐसा और कुछ भी। तो इस वजह से वो उनके पत्नी और बच्चों के बारे में और घर परिवार के सदस्यों के बारे में और कुछ भी नहीं पूछती हैं। वो यही इतना कहती हैं कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी शागिर्दी करते हैं, यानी कि उनके शिष्य हैं ना। फिर आगे, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। वो कहते कि सिर्फ ये मेरे शिष्य नहीं है, अगर मैं इनसे काम लेता हूँ तो मैं उनको मेहनताना भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, वो बताते हैं कि वो किस हिसाब से वह कारीगरों को सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं, वो कारीगरों को उस काम का उनके मेहनताना भी देते हैं। और वह यह बताते हैं कि 2 रुपये मन आटे की मजूरी देते हैं, यानी आटे से जो सामान बनाया जाता है वो उसकी 2 रुपये, और मैदे की 4 रुपये की मजूरी। क्योंकि मैदा छानने में, मैदा बेलने में समय लगता है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजबून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। मतलब अब वो लेखिका और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी उनसे, खाना बनाने के तरीक़ों के बारे में, खाना के बारे में तमाम। जब उन्होंने सुनी थी 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, तो 56 प्रकार की रोटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु वो कुछ छोटे छोटे प्रश्न करती हैं ताकि मियाँ साहब भड़के भी नहीं और उनको कुछ प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएं। इस वजह से वो पूछती हैं उनसे कि भाई भट्टी में कौन कौन सी रोटियां पका करती हैं। तो इसमें लेकिन मियाँ साहब की अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी उनमें कि वो उनसे कोई प्रश्न करें, लेकिन तब भी वो बताते हैं कि कौन कौन सी रोटियां होती हैं। तो जिसमें से बताते हैं वो बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाज़ेबान, तुनकी, फिरते व चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको।
क्या तो अब इतनी सारी रोटियां आप तरह तरह की आपने तो सुनी नहीं होंगी, इतनी सारी रोटियों के नाम, एक दो छोड़ के, जिसमें रुमाली है और बाकर खानी है, शिरमाल है। तो लगता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुन की जो रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन, पापड़ आपने खाया होगा तो वो पापड़ कितना महीन होता है, वो बताते हैं कि तुन की उससे भी ज़्यादा महीन होती है। फिर आगे एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकली तंदूर से निगली और हजम। अब देखिए यहाँ पे जो मियाँ साहब हैं वो कितनी बड़ी बात कहते हैं। पूरे पाठ का सार इन 4 पंक्तियों में दिखता है, जब वो ये बोलते हैं कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। फिर वो कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं और उनमें खो जाते हैं और एक लंबी सांस भर के वो कहते हैं, उतर गए वो जमाने, यानी वह समय बीत गया जो कद्रदान होते थे, जो पकाने खाने की कला की कद्र करते थे, जो पकाने खाने की कला की कद्र। अब क्या है, अब तंदूर से निकली और हजम, यानी कि अब एक छोटा सा उदाहरण है, आपकी मम्मी दिन भर मेहनत करती हैं, रसोई में रोटी पकाती हैं, खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, लेकिन आप सिर्फ उनको एक ये समझते हैं कि सिर्फ वो काम करने के लिए हैं। नमक कम है तो आप ज़रूर कह देंगे कि नमक कम है, लेकिन अगर खाना अच्छा है तो आप एक तारीफ़ नहीं करेंगे कि माँ आज का खाना बहुत अच्छा बना है, आप हमारे लिए इतना मेहनत करती हैं। तो बच्चों कद्र करना सीखिए। यहाँ पे किसी भी कला के कद्र करने की बात कही जा रही है और मियाँ साहब को शायद इसी बात का शायद बहुत ज़्यादा अफसोस है कि लोग आते हैं, खाना लेते हैं, पैसा देते हैं और चले जाते हैं, परंतु उसकी कद्र नहीं रह गई है, वो कद्र खत्म हो चुकी है, वह समय बीत चुका है। कौन सा समय? वह समय जब लोग दूसरे के कला की कद्र किया करते थे, खाना बनाने और खाना खाने की कला की कद्र किया करते थे। क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले इंसान की ज़रूरत रोटी होती है, उसके बाद उसकी अन्य ज़रूरतें हैं, पहले उसको पेट उसका भरना चाहिए। परंतु जब वही नहीं भरेगा, आप अपने घर की सोचिए, अगर आपको समय से नाश्ता ना मिले, खाना ना मिले तो क्या होगा। तो इसी के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।